नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। मुश्किल आती है तो चारों तरफ से आती है। विपक्षी दलों के लिए बुरी खबर है और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लिए तो उससे भी बुरी खबर। इंडिया टुडे और सी वोटर का सर्वे आया, ये 26 जनवरी को सर्वे आया। उनका जो ट्रैकर चलता है, मूड ऑफ द नेशन जो सर्वे होता है, लगभग हर 4 महीने पर करते हैं। अगस्त में हुआ था पिछला 2022 अगस्त में, ये अब 26 जनवरी को हुआ है। जो ये सर्वे चला वो 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच, यानी जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पीक पर थी, जब विपक्षी एकता की बातें बहुत तेज़ी से चल रही थी, जब विपक्ष को ऐसा लग रहा था कि अगर वो साथ आ जाएंगे, विपक्षी एकता हो जाएगी तो बीजेपी को हरा सकते हैं या कम से कम चुनौती दे सकते हैं। इन सब के बीच ये सर्वे आया है और सर्वे की जो फाइंडिंग्स हैं, जो रिपोर्ट आई है, वो मुझे लगता है कि विपक्ष के लिए किसी सर्वे की खबर शायद इतनी बुरी इससे पहले कभी नहीं रही होगी। जब अगस्त में ये सर्वे हुआ था, मूड ऑफ द नेशन, तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग जो थी वो 56% थी। अब जनवरी में जो आया है वो बढ़कर 67% हो गई है। और उनकी सरकार का कामकाज कैसा है, उसको अप्रूवल मिला है, उसको मंजूरी मिली है, उसको समर्थन मिला 72% लोगों का। भारत के इतिहास में आज तक किसी सरकार को ऐसी रेटिंग नहीं मिली, किसी प्रधानमंत्री को ऐसी रेटिंग नहीं मिली, वो भी सत्ता के 9वें साल में। ये बात ध्यान देने की है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक, जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल अगर आप देखें, 17 साल प्रधानमंत्री रहे, जिनमें से पहले 5 साल वो अनइलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे। 1946 में उन्होंने चुनाव लड़कर नहीं आए थे। वो 1952 में पहला चुनाव हुआ, तो 5 साल जो है 1946 से 51 तक का, वो 5 साल अनइलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद उन्होंने 3 चुनाव लड़े, 1952, 1957 और 1962। 64 में उनका देहांत हो गया। तीनों चुनाव में उनकी अप्रूवल रेटिंग उनके वोट परसेंटेज के आधार पर कही जा सकती है। उस समय कोई सर्वे इस तरह का होता नहीं था। वो आप देखेंगे तो लगातार गिरता ही गया है, उठने की बजाय। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिनकी अप्रूवल रेटिंग लगातार बढ़ती जा रही है। उसका मतलब क्या है? उसका एक ही मतलब है कि इस देश में इस समय केंद्र सरकार का जहाँ तक सवाल है, लोकसभा चुनाव का जहाँ तक सवाल है, भयंकर प्रो इनकम्बेंसी वेव चल रही है। इसमें नतीजा 2024 में कुछ भी आ सकता है। जब मैं कुछ भी कह रहा हूँ तो मैं इसका मतलब ये है 303 के ऊपर कहीं भी जा सकती है बीजेपी। तो इसलिए जो है अभी समय 12, 13, 14 महीने का है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली आप जानते हैं कि बहुत कुछ आखिर के लिए बचा कर रखते हैं। तो क्या बचा कर रखा है, क्या करेंगे, ये तो उसी समय पता चलेगा। लेकिन जिस तरह का विश्वास लोगों का है, बेरोज़गारी, महंगाई को लोग बड़ा मुद्दा मानते हैं, उससे लोग परेशान हैं, लेकिन उसका असर जो है वो नेता की अप्रूवल रेटिंग पर नहीं आ रहा है। इसका मतलब नेता की विश्वसनीयता, इसका मतलब ये कि लोग मानते हैं कि यही ठीक कर सकते हैं, कोई और नहीं ठीक कर सकता, और केवल यही जिम्मेदार नहीं है इस परिस्थिति के लिए। ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी नेता के लिए, किसी भी प्राइम मिनिस्टर के लिए। लेकिन मैं जो विपक्ष की बात कर रहा था, विपक्ष की बात जब कर रहा हूँ तो एक बात, जो विपक्षी एकता की बात चल रही थी, विपक्षी एकता से बीजेपी को चुनौती दी जा सकती है। अगस्त में जितने लोग मानते थे उसकी तुलना में उनकी संख्या काफ़ी घट गई है। यानी लोगों ने ये मान लिया है कि विपक्ष एक भी हो जाए तो भी बीजेपी को चुनौती नहीं दे सकता। दूसरी बात, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तमाम तरह की अटकलें, उत्सुकताएं, तमाम तरह के कयासबाजी, ये सब चल रहा था कि कांग्रेस को कितना फ़ायदा हुआ, विपक्ष को कितना फ़ायदा हुआ, बीजेपी को कितना नुकसान होगा, राहुल गांधी की लीडरशिप को कितना फ़ायदा होगा। तो आप सुनिए, उसके नतीजे सुनेंगे तो और चौंक जाएंगे। उसके नतीजे के मुताबिक राहुल गांधी को विपक्ष के नेता के रूप में जो उनकी अप्रूवल रेटिंग है वो ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल से नीचे है। यानी लोग विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी से ज़्यादा ममता बनर्जी या अरविंद केजरीवाल को पसंद करते हैं। ये देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी का हाल है।
ये देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का ये हाल है, उसके नेता का। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए जो जो ये कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि भारत जोड़ो यात्रा ने देश को बदल दिया है, देश का माहौल बदल गया है, कांग्रेस के पक्ष में, राहुल गांधी के पक्ष में माहौल बन रहा है और इसका असर जो है 2024 में दिखाई देगा, भले ही ये राजनीतिक यात्रा ना हो। तो ये देश की जनता बता रही, देश का मूड ये बता रहा है कि राहुल गांधी की, दूसरी बात, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, उसके इम्पैक्ट की बात जब पूछी गई कि उसका कितना असर होगा, तो लोगों ने कहा कि इससे कांग्रेस में तो हलचल हुई है, लेकिन इसका चुनाव पर कोई असर पड़ेगा ऐसा दिखाई नहीं देता। कांग्रेस की सीटें बढ़ जाएंगी या कांग्रेस के वोट बढ़ जाएंगे ऐसा दिखाई नहीं देता। कांग्रेस के लिए एक तरह से ये वज्रपात की तरह है। सारी उम्मीद कांग्रेस की 2024 के लिए टिकी थी इसी भारत जोड़ो यात्रा पर, और इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए उनको लग रहा था कि कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों का रिवाइवल होगा। दोनों का रिवाइवल तो छोड़िए, दोनों बैक गियर में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वोट शेयर की बात करें तो निश्चित रूप से वोट शेयर जो है, पिछली बार एनडीए को जो है 41% वोट मिलता हुआ दिख रहा था अगर उस समय चुनाव होते। अब चुनाव होंगे तो उसको 43% मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन 2019 में 45% मिला था, और मेरा मानना है कि ये बढ़ने वाला है। इसलिए कह रहा हूँ कि याद कीजिए 2019 का इसी तरह का सर्वे, चुनाव से पहले का जनवरी 2019 का सर्वे, जिसमें बीजेपी को 233 सीटें दिखाई जा रही थी, एनडीए को 298 या 296 या 286, ऐसे ही एग्जैक्ट याद नहीं है, इतनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही थी कि एनडीए बहुमत में आ जाएगा, बीजेपी को अकेले बहुमत नहीं मिलेगा। यही इंडिया टुडे सी वोटर का जो है वो मूड ऑफ द नेशन जो 2019 जनवरी में आया था वो कह रहा था। तो उससे तुलना कीजिए तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आज जो जनवरी 2023 में कहा जा रहा है, 2024 मई में जब नतीजा आएगा लोकसभा चुनाव का तो इससे बहुत ज़्यादा होगा। अभी के हिसाब से कुल एनडीए को सीटें जो है 298 मिलेंगी, और उसमें बीजेपी का कंट्रीब्यूशन जो है वो 284 का होगा। तो इसलिए इसको भी सही मान लें तब भी बीजेपी अकेले बहुमत पा रही है, एनडीए का बहुमत तो है ही, जबकि एनडीए के नाम पर ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। इसके बावजूद जो जिस तरह के समीकरण राज्यों में बन रहे हैं, आप मान कर चलिए कि बिहार, महाराष्ट्र और पंजाब में बीजेपी की स्थिति, मैं एनडीए की बात नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी की स्थिति 2019 के मुकाबले बेहतर होगी। लेकिन इस सर्वे में दो और चीज़ें कही गई हैं जिससे मैं पूरी तरह से असहमत हूँ, वह है महाराष्ट्र और बिहार। महाराष्ट्र में एमवीए जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी है उसको 34 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही, जो मेरे हिसाब से हो ही नहीं सकता। जो स्थिति है उन तीनों पार्टियों की, जिस तरह के संबंध हैं उनके, और बीजेपी और एकनाथ शिंदे का जो गठजोड़ है उसकी जो ताकत है, उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि जो पिछली बार के चुनाव के नतीजे थे उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। इसी तरह से बिहार में भी 30 से ज़्यादा सीटें जो है वो महागठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन अभी दिल्ली उनके लिए बहुत दूर नज़र आती है। तो ये आंकड़े राज्यों के अभी बदलेंगे। अभी ये जो 2023 में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उससे भी अंदाज़ा लगेगा। लेकिन एक बात राज्य विधानसभा के बारे में, कर्नाटक को लेकर मुझे लगता है कि इस सर्वे की बात सही हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा कि कर्नाटक में बीजेपी की स्थिति खराब है, कांग्रेस की स्थिति बेहतर है। अब वो बेहतर बनी रहेगी मई 2023 तक, ये एक बड़ा सवाल है, यही सवाल तय करेगा। और बीजेपी में बीएस येदियुरप्पा क्या करेंगे, उनकी भूमिका क्या होगी और कैसी होगी, इससे तय होगा कर्नाटक विधानसभा चुनाव का नतीजा। अब दूसरे पक्ष पर आते हैं। इसमें कई सवाल पूछे गए, उनमें से दो सवालों पर जिन पर मेरी नज़र गई जो बहुत महत्वपूर्ण है 2024 के लोकसभा चुनाव के नज़रिए से। एक सवाल पूछा गया कॉमन सिविल कोड के बारे में। कॉमन सिविल कोड के बारे में 69% लोगों ने कहा कि बनना चाहिए। ये सरकार के लिए संदेश है।
ये मोदी सरकार के लिए संदेश है कि लोगों का धैर्य अब कम हो रहा है, लोगों की बड़ी उत्कट इच्छा है कि जल्दी से जल्दी कॉमन सिविल कोड आए। तो सरकार ने जो आश्वासन दिया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो बात कही थी एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में कि इस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी राय चाहते हैं, इसीलिए राज्यों में इसको शुरुआत की है, राज्यों से। फिर देखेंगे केंद्र के स्तर पर क्या करना है। तो देखेंगे का समय नज़दीक आ रहा है, अब देखना पड़ेगा। दूसरा बड़ा मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, चुनाव की दृष्टि से तो है ही, वो है लव जिहाद। लव जिहाद पर 53% लोगों का मानना है कि ये बड़ी समस्या है, लव जिहाद हो रहा है। चाहे जितना विपक्ष इससे इनकार करता रहे, चाहे जितना लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम इसको नकारता रहे, लव जिहाद देश में एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है और केंद्र सरकार को इस संबंध में जल्दी ही कोई कानून बनाना चाहिए अगर वो इस बुराई को ख़त्म करना चाहते हैं और इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। दोनों नज़रिए से ज़रूरी है कि जल्दी से जल्दी इस संबंध में कोई कानून बने, केंद्रीय स्तर पर, राज्य सरकारों के स्तर पर नहीं। जब तक केंद्रीय स्तर पर कानून नहीं बनेगा तब तक उसका वो इम्पैक्ट नहीं आएगा, तब तक उस तरह से उसको लागू करना संभव नहीं होगा। किसी राज्य में हो रहा है, किसी राज्य में नहीं हो रहा है, उसका असर जो है बड़ा सीमित हो जाता है। इसलिए लव जिहाद की बीमारी को अगर उसको ठीक करना है, रोकना है बढ़ने से, तो उसके लिए कानून बनाना ज़रूरी है। इस पर जनता का समर्थन पहले से हासिल है सरकार को। अब सरकार का दायित्व है, जनता अपने से आगे बढ़कर समर्थन देने को तैयार है। अगर सरकार कदम उठाती है तो इसका राजनीतिक लाभ मिलेगा, अगर कदम नहीं उठाती है तो लोगों के मन में निराशा होगी और इसका नुकसान भी हो सकता है। ये जो पूरा सर्वे है, इसका जो निचोड़ निकल कर आता है वो ये, इस समय देश में मोदी की जोड़ का कोई नेता नहीं है और 2024 का चुनाव पूरी तरह से प्रेसिडेंशियल होगा, मोदी वर्सेस रेस्ट, मोदी बनाम बाकी सारा विपक्ष। और इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा और मोदी की जो अप्रूवल रेटिंग है, जो लोकप्रियता है, और लोकप्रियता से ज़्यादा विश्वसनीयता जो है, वो अद्भुत है और अभूतपूर्व है। कोई सरकार, आज़ाद हिंदुस्तान की कोई सरकार ऐसी नहीं हुई जिसका 9वें साल में इस तरह की लोकप्रियता बनी हो और बढ़ रही हो। ये मोदी के नेतृत्व को और उनकी सरकार के कामकाज को, उसको जो है बड़ा थम्सअप है भारत की जनता की ओर से। तो 2024 का चुनाव विपक्ष को ऐसा लगता है कि भूल जाना चाहिए, 2029 की तैयारी करनी चाहिए। 2024 में सिर्फ इतना सवाल होगा कि बीजेपी की सीटें कितनी बढ़ेंगी। मैं उस तर्क से सहमत नहीं हूं कि बीजेपी की सीटें घटेंगी, क्योंकि बहुत से राज्यों में वो पीक कर चुकी है, मैक्सिमम है। 2 बार से अगर सारी सीटें जीत रही है तो तीसरी बार कैसे जीतेगी? क्यों नहीं जीतेगी? अगर 6 बार 7 बार से गुजरात में जीत रही है तो दूसरे राज्यों में क्यों नहीं जीतेगी? तो इसलिए ये तर्क तो नहीं चलता। उसके लिए कोई वजह होनी चाहिए, ज़मीन पर परिवर्तन दिखना चाहिए। कोई भी पार्टी हार सकती है, किसी भी पार्टी की सीटें कम हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए ज़मीन पर उस तरह का परिवर्तन दिखाई देना चाहिए जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो लोकसभा का चुनाव, विधानसभा के चुनाव में क्या होता है वो एक बिल्कुल अलग मामला है। लोकसभा का चुनाव बिल्कुल अलग होगा, वो सिर्फ मोदी मोदी और मोदी का होगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।